इतिहास तो सीख है, और मेरा खुद का ये मानना है और बहुत बड़े हिस्टोरियंस भी ऐसा मानते हैं कि जहाँ से भविष्य की नींव रखी जाती है वो है हमारा इतिहास। और जहाँ भविष्य की नींव रखकर हम आज बनाते हैं तो उसका जो बेस है वो इतिहास है। इट्स अ रेफरेंस बुक। इसका मतलब क्या? नॉट अ नॉवेल, ये कादम्बरी नहीं है। जो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स है उससे आपने लिया चलते हुए जो मुझे जिजाबाई की इमेज दिखी, बस मैंने शब्दों के जरिए अदा की। उसमें मुगल रिकॉर्ड्स है, फारसी रिकॉर्ड्स है, आदिलशाही रिकॉर्ड्स है जिसे हम बीजापुरी रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, पोर्तुगीज रिकॉर्ड्स है, कंपनी रिकॉर्ड्स है। बाप रे। हाँ, तो कंपनी रिकॉर्ड मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स भी उसे बोलते हैं। और मेरा ये मानना है, विश्वास है कि जब शत्रु हमारे बारे में लिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक लिखते हैं। तो ये सारे हमारे मीन्स मराठा साम्राज्य के जो उस वक्त शत्रु थे उनके रिकॉर्ड्स है। वीर कन्या, वीर पत्नी, वीर माता और राजमाता। तो ये जो पहले 3 फेजेस हमने बताया ना, वो उस दौरान की हर स्त्री शायद उसका अनुभव लेती थी कि वो अगर उसके पिताजी वीर है तो वो अपने आप वीर कन्या हो जाती थी, अगर उसका पति वीर है तो वीर पत्नी कहलाती थी, अगर बच्चे नाम कमा ले तो वो वीर माता हो जाती थी। राजमाता एक ही है, और जिन्होंने पहले तो संकल्प लिया राज्य का, और उस राज्य के लिए मैं अपना पुत्र तैयार करूंगी, ऐसा सोचकर उन्होंने शिवाजी महाराज को जन्म दिया और फिर उन्हें राजा बनाया, और उसके बाद वो राजमाता अपने आप ही हो गई। तो ये जो चौथा पद है, आई थिंक वो उन्होंने खुद की तौर पर हासिल किया हुआ पद है। जिजाबाई के मृत्यु के बाद बस 14 बरस की उनकी युवराजनी है, उनके युवराज की पत्नी है, संभाजी महाराज की पत्नी है येसुबाई, उनके पास वो शिके कटियार देते हैं। और येसुबाई वो बाखूबी निभाती है। वो अपने अखत्यारी में न्याय निवाड़ा जिसे हम बोलते हैं, मीन्स न्याय करना। आज की भाषा में जैसे कोर्ट्स रहते हैं, एक्चुअल ऐसे कोर्ट्स बिठाते थे और वो न्यायदान करती है। ताराबाई ये तो राजाराम महाराज की द्वितीय पत्नी है, और वो स्वराज के जो सरसेनापति थे हम्बीरराव मोहिते, उनकी वो कन्या है। और शिवाजी महाराज की इस रिश्ते से तो वो बहू लगती है, छोटे बेटे की बहू। तो उनके कालखंड में राजाराम महाराज की तो मृत्यु हो चुकी है। अब उनके पास 2 ऑप्शंस थे कि एक तो वो सती हो जाए, नहीं तो किसी विधवा की तरह अपना जीवन व्यतीत करे। तो वो कहती है कि मैं एक सरसेनापति की पुत्री हूं, मेरा पहला विवाह तो तलवार के साथ हुआ है, तो तलवार यही मेरा जीवित कार्य है, और जब तक मैं जिंदा हूं स्वराज जिंदा है। संस्थापक मीन्स जिन्होंने स्वराज्य फॉर्म किया। तो बेसिक कंसेप्ट थी महारानी राजमाता जिजाबाई आओ साहब की। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो संभाला येसुबाई साहब ने एज अ कुल मुख्तियार। और जब एक ऐसा दौर आया कि ना कोई अभिषिक्त राजा है, ना राजधानी है, ना सिंहासन है, फिर भी मराठे लड़ रहे हैं, और वो किसकी लीडरशिप में लड़ रहे हैं, तो वो थी महारानी तारा रानी। आज तो मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, जिस तरह से हमने गपशप की है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे, और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इतिहास पहुंचे, ये हमारी धरोहर पहुंचे। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। Conversations with हम जब भी किसी साम्राज्य की बात करते हैं तो हम युद्ध, रक्तपात, मारकाट, इसी के बारे में बात करते हैं। हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी कम बात करते हैं, या बात ही नहीं करते कि वो किस तरह से वो पूरा साम्राज्य चलता था। जैसे कि इंडिया है, देश, हम कभी सिर्फ इसके 71 वॉर, चाइना वॉर, सिर्फ इसके बारे में थोड़ी बात करते। हम समझते हैं कि देश चलता कैसे। वैसे ही जितने भी बड़े साम्राज्य थे वो किसी न किसी तरह से उनका एक एफिशिएंट सिस्टम होता था जिसके थ्रू वो चलते थे। तो कौन संभालता था ये इसकी एडमिनिस्ट्रेशन? कभी सोचा है आपने? आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, और आपको ये जानकर अचरज होगा, थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि ये काफी हद तक ये पूरा साम्राज्य
उनकी स्त्रियां संभालती थी। और आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के 3 प्रमुख स्त्रियों के योगदान की कहानी। और हमारे साथ है सायली गोडबोले जोशी, जो एक इतिहास अभ्यासिका है और इन्होंने किताब भी लिखी है, जिजाऊ शोध आणि बोध, मराठी किताब है। हाँ. So such a pleasure to have you on the show. Yes, thank you so much. Thank you. Very very nice to have you on the show. और हमने देखा है कि आपको अब बहुत ज्यादा आपने किताब भी लिखी है ऑन हाँ. शिवाजीज मदर, छत्रपति शिवाजी की माता जी पे आपने एक बहुत हम्म. 700 पेज की किताब है शायद। हाँ, it's a reference book. इट्स अ रेफरेंस बुक। इसका मतलब It's क्या not a novel. ये कादम्बरी नहीं है, जो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स है उससे आपने उससे लिया हुआ। चलते हुए जो मुझे जिजाबाई की इमेज दिखी, बस मैंने शब्दों के जरिए अदा की। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने देखे हैं, मतलब टू राइट हाँ, दिस उसमें मुगल रिकॉर्ड्स है, फारसी रिकॉर्ड्स है, आदिलशाही रिकॉर्ड्स है, जिसे हम बीजापुरी रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, पुर्तगीज रिकॉर्ड्स है, कंपनी रिकॉर्ड्स है। बाप रे। हाँ, तो कंपनी रिकॉर्ड मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स भी उसे बोलते हैं। और मेरा ये मानना है, विश्वास है कि जब शत्रु हमारे बारे में लिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा No, ऑथेंटिक that is लिखते true. हैं। तो That is true. ये सारे हमारे मीन्स मराठा साम्राज्य के जो उस वक्त शत्रु थे उनके रेकॉर्ड्स है। और ऑफ कोर्स मराठा साम्राज्याची बखर, पत्रसार संग्रह, उसमें भी बहुत सारे हम ऐसा बोलेंगे कि कालखंड के अनुसार उन्होंने उसे सेपरेट किया है। तो शाहजी कालीन पत्रसार संग्रह, शिवकालीन पत्रसार संग्रह, संभाजी कालीन पत्रसार संग्रह, तो उसमें से जहां जहां मुझे पत्रसार मतलब समरी ऑफ द लेटर। नो नॉट समरी, एक्चुअल लेटर्स। ओके। हाँ। पत्रसार क्यों? सार पत्रसार मीन्स सारे इकट्ठा किए हुए। अच्छा। हाँ. अच्छा, लाइक हाँ. एन एंथो, मतलब एक सारा जमा करके हाँ. एक जगह पे रखा हाँ. हुआ, उनका पत्रसार। हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो दफ्तर है, बैक ऑफिस है। और इतने सालों का हाँ. मतलब रखा हुआ है, 500-600 रखा हुआ साल हो है। गए ना? मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि वो 100% है। जहां तक हमें वो अवेलेबल हुए, उपलब्ध हुए हैं पत्र, वो तो हमने इकट्ठा कर लिए हैं। हमारे लोगों में, हमारे समाज में इतिहास के प्रति जो इतनी प्यारी आस्था है, तो हम देखते हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे हो गया ना, तो अब उसका क्या है। तो उसके चलते इतिहास से तो सीखता है। हाँ, इतिहास तो सीख है। और मेरा खुद का ये मानना है, और बहुत बड़े हिस्टोरियंस भी ऐसा मानते हैं कि जहां से भविष्य की नींव रखी जाती है वो है हमारा इतिहास। Absolutely. और जहां भविष्य की नींव रखकर हम आज बनाते हैं, तो उसका जो बेस है वो इतिहास है। तो हर एक का, हर चीज का, हर व्यक्ति का अपना एक इतिहास है। और उसे तो हमें मेरा मतलब ऐसा है कि हमें हमारा इतिहास समझना बहुत जरूरी है। Absolutely, agreed. अगर 100%. अगर आप इतिहास नहीं जानते तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आप किस लीगेसी को लीड कर रहे हो। लीड कर रहे हैं। तो कितने साल लगे आपको ये किताब लिखने में? मतलब ये जो सारा रिसर्च हो, आपकी एजुकेशन शायद हिस्ट्री में नहीं है, इनिशियली नहीं। आप आर्टिस्ट हो? हाँ, बीए ड्राइंग कर रही थी, थिएटर आर्टिस्ट हूँ। और उसके साथ साथ जब ये जिजाऊ एकपात्री प्रोग्राम मैंने शुरू किया, तब ऐसा लगा कि नहीं, हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। जब स्कूल लेवल तक था तब तक तो ठीक था, मगर जब ये प्रोग्राम्स मैंने शुरू किए, ड्रामा में काम करना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि नहीं, ये बात नहीं बन रही है। एक्चुअल हिस्ट्री में माँ जिजाऊ की कैसी इमेज है वो मुझे देखनी है, वो मुझे समझनी है, जाननी है। तो उसके लिए मोड़ी सीख ली। मैं संस्कृत में मोड़ी इट्स क्या बोल सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी, जिसमें मराठा रिकॉर्ड्स बहुत सारे लिखे हुए दर्ज है। तो मोड़ी सीखी, क्योंकि जो ये मैंने अभी जो बोला ना, पत्रसार संग्रह, तो ये सारे पत्रसार संग्रह मोड़ी में रहते हैं। तो जब हम खुद ही पढ़ लेते हैं तो समझना ज्यादा इजी हो जाता है कि किसी और के मुंह से सुने, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम खुद ही पढ़ ले, खुद ही जान ले। संस्कृत कोविद किया था तो बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ भी थे, तो उसमें से भी जानने की कोशिश की। फारसी तो आती नहीं है, लेकिन उसके जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस है वो पढ़ लिए।
कुछ कानड़ी रिकॉर्ड्स थे, क्योंकि महाराज शहाजीराजे तो कर्नाटक में थे, बेंगलुरु में थे, तो कानड़ी भी आती नहीं है, तो अगेन इंग्लिश वर्जन्स पे काम चलाना पड़ा। फिर भी जो हाथ लगा वो बहुत कुछ था, और ऐसे धीरे धीरे समझ में आया कि जो हमारी एक इमेज है ना कि जीजाबाई मीन्स शिवाजी महाराज की माता जी, तो उससे कई ज्यादा उनकी फिगर खुद हिस्ट्री में उनका है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। बहुत ज्यादा। तो पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि लखुजीराव जाधव की बेटी, उसके बाद महाराज शहाजी राजा की पत्नी, उसके बाद शिवाजी महाराज की माता जी, और उसके बाद राजमाता। तो अच्छा, जो इनके फेजेस रहे लाइफ हाँ, के, या बोल हाँ, रहे जो 4 तो फेजेस हाँ, रहे। तो मुझे ना ऐसा हमेशा लगता है कि वीर कन्या, वीर पत्नी, वीर माता और राजमाता, तो ये जो पहले 3 फेजेस हमने बताया ना, वो उस दौरान की हर स्त्री शायद उसका अनुभव लेती थी कि वो किसी, अगर उसके पिताजी वीर है तो वो अपने आप वीर कन्या हो जाती थी, अगर उसका पति वीर है तो वीर पत्नी कहलाती थी, अगर बच्चे नाम कमा ले तो वो वीर माता हो जाती थी। राजमाता एक ही है, और जिन्होंने पहले तो संकल्प लिया राज्य का, और उस राज्य के लिए मैं अपना पुत्र तैयार करूंगी, ऐसा सोचकर उन्होंने शिवाजी महाराज को जन्म दिया और फिर उन्हें राजा बनाया, और उसके बाद वो राजमाता अपने आप ही हो गई। तो ये जो चौथा पद है, आई थिंक वो उन्होंने खुद की तौर पर हासिल किया हुआ पद है। पहले 3 तो उन्हें बाय डिफॉल्ट मिले थे। दिस इज ब्यूटीफुल बिकॉज आई रियली लाइक व्हाट यू सेड, बिकॉज व्हाट दिस मींस इज कि इससे पहले जो आपके 3 जो फेजेस हैं, जो है कि हाँ, क्या बोला आपने, वीर कन्या, वीर पत्नी एंड वीर माता। हाँ, ये जो है कि किसी वीर की माता, किसी हाँ, वीर की कन्या, किसी वीर की पत्नी, तो हाँ, आपकी जो आइडेंटिटी है वो किसी पुरुष से आती है। करेक्ट, वो आपकी आइडेंटिटी एक्चुअली है ही नहीं। राइट। वो आपका अगर पुरुष जो वीर है तो ही आती है, नहीं तो या जो भी नहीं भी है, या बिल्कुल। कवाड़ की पत्नी ऐसे ही आती है। वो कहीं से आपका कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन जब राजमाता की आइडेंटिटी आती तो वो आपकी आइडेंटिटी की, आपके पूरे राज्य की माता है। आप शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता नहीं है, सिर्फ आप राज्य की माता, which is what it is, और आप कह रहे हो कि इसका जो फर्स्ट जो हमको थोड़ा पीछे जाना चाहिए, कि हम समझे कि ये जिस तरह की लेडी थी वो ऐसे क्यों थी, और इनकी जो इनका जो ये था फैमिली थी, जो बेसिक फैमिली थी, वो कैसी थी, राइट? बताइए। राइट, तो उनका जो मैका था, हाँ, जाधवराव फैमिली फ्रॉम सिंदखेड़। तो मुझे ना पहले तो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि उसके बाद तुकाराम महाराज जो बहुत बड़े संत हुए, तो वो लिखते हैं कि नवसे साया से पुत्र कन्या होती तो का करने लागे पति। हाँ, फिर भी मेरा ये मानना है नहीं, आप मतलब बताओ। हाँ, लाइन बाय लाइन। अच्छा, ओके, तो वो मराठी में बोल दिए, क्या किसको समझना? ओके, तो वो बोलते हैं कि अगर मन्नत मांगने से बेटा या बेटी हो जाती है तो शौहर चाहिए ही क्यों, बस मन्नतें ही मांगते रहो। तो भले वो उस जमाने की मानसिकता है कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हम भगवान के पास मांगते हैं। कितने हक से कि जैसे एक बेटा है, बच्चा है घर में, और अगर उसे कुछ दिल से चाहिए होता है तो वो जाता है और अपने माँ से या पिताजी से बोलता है कि नहीं, मुझे लाकर ही दो, आप ही हो जो मुझे दे सकते हो। बस इसी विश्वास से लखुजीराव और म्हालसा बाई गए हैं अपने कुलस्वामिनी रेणुका माता जी के दर्शन के लिए, और वो बोल रहे हैं कि हे माँ, आपकी कृपा से हमारे पास 4 पुत्र तो है, कमी है तो बस किसी पुत्री की, तो खुद आप ही हमारे पास, हमारे घर, हमारे आंगन में पुत्री बनकर आ जाओ। और वो बोलते हैं कि हमारा ये जो यदुकुल है बहुत प्राचीन है, भगवान श्री कृष्ण के हम वंशज है, और भगवान श्री कृष्ण की बुआ पांडव माता कुंती जो यदुकन्या है, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जो वीर अभिमन्यु की माता है, तो हमें ऐसी पुत्री दो जो कुंती सुभद्रा की बराबरी करे। हमें कोई ऐसी ऑर्डिनरी कन्या नहीं चाहिए, ऐसी कन्या दो। वो जो मराठी लाइन है बहुत सुंदर है, बाद में हिंदी में भी मीनिंग बताऊंगी। वो बोलते हैं कि ऐसी कन्या दे पोटी की जिच्या योगे भारत वर्ष उजळून निघेल। हमें ऐसी बच्ची चाहिए कि जिसकी छाव में ये पूरा भारत वर्ष
उजाला ही उजाला हो जाए। तो जो वो चाहते थे वो ही बहुत 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 बड़ी सोच थी, क्योंकि उस जमाने में मन्नत पुत्र यानी लड़का हो इसलिए मांगी जाती थी। और शायद इतिहास में दर्ज ये पहला कपल होगा मराठा या फिर मैं ऐसा बोलूंगी मिडिवल एज हिस्ट्री, मध्य युग का इतिहास, तो जिसमें ये एक दाम्पत्य है जो बोल रहे हैं कि हमें लड़की चाहिए और इसलिए हम मन्नत मांगने आए हैं। तो ये इटसेल्फ ये तो आज बहुत सारे हाँ। स्टेट्स है इंडिया में, ये आज भी नहीं होता है। एग्जैक्टली आज भी नहीं होता है। आजकल की तो ये ऐसी फैक्ट है कि हमें इसके लिए और ये बड़ी क्या बोले ना शर्मजनक बात है कि हमें इसके लिए कायदा करना पड़ रहा है कि बच्चियों को जन्म देने का अधिकार है, स्त्री भ्रूण हत्या रोको। तो वहां अगर हम सोचे वो तभी की बात बता रहे हैं, तो तभी की बात ये मैं जो बोल रही हूँ वो 1597 की बात कर रही हूँ। और वो जाकर बोल रहे हैं कि हमें हमारे घर में एक तो बच्ची चाहिए ही चाहिए। और उस जमाने का अगर हम देखें तो 8 बरस की जो उम्र है उसमें विवाह तो होना ही है। तो ज्यादा से ज्यादा वो पुत्री हमारे घर में कब तक रह सकती है? 8 साल की उम्र तक। फिर भी वो हमें चाहिए, क्योंकि किसी पुत्री के माता पिता होना वो कहते हैं अपने आप में एक गर्व की बात है, और वो सुख हमें चाहिए। और वो हम किससे मांग सकते हैं? आपसे। आप हमारी कुल माता हो तो हम आपसे ही मांगेंगे। और उसके बाद म्हालसा बाई साहब को एक पुत्री प्राप्त हुई जिनका नाम अपनी कुलस्वामिनी रेणुका के ऊपर जीजा ऐसा रखा गया, जिसका मीनिंग है जो नित्य जयती सा जीजा, जो हमेशा जीत हासिल करती है वो है जीजा। तो वो जीत किसी भी तौर पे हो सकती है, सामाजिक, मानसिक। तो पहली तो मैं ये बोलती हूँ कि ये विचारों की जीत है कि किसी पुत्र के लिए मन्नत न मांगते हुए उन्होंने एक पुत्री के लिए मन्नत मांगी है। 100%। और वो जो जीत है वो तो बहुत बड़ी है, अपने आप में बहुत बड़ी है। उसके बाद में उनका विवाह हो जाता है, वो है महाराज शहाजी राजे भोसले के साथ। तो उस घर की एक परंपरा है, और जब हमारे यहाँ विवाह होते थे तब बच्ची जब तक सयानी नहीं हो जाती थी तब तक वो अपने मैके में ही रहती थी। और क्योंकि कुछ बहुत अर्ली विवाह मैंने अभी बोला 8 साल की उम्र में। तो फिर भी ये जो उमाबाई भोसले है, जो रिश्ते में जीजाबाई की सासू माँ भी है, और उनका जो मैके का रिश्ता है, उमाबाई भी नाइक निंबाळकर फैमिली से है, और जीजाबाई की माताजी है म्हाळसाबाई, वो भी नाइक निंबाळकर फैमिली से है। और रिश्ते में म्हाळसाबाई उमाबाई की बुआ लगती है। तो एक्चुअली में जीजाबाई और उमाबाई जो बाद में जाकर सास बहू हुई है, वो एक्चुअली आपस में सिस्टर्स है, बहनें हैं। वो एक उनकी बुआ की बेटी है जीजा, और एक उनकी भांजी है उमाबाई। तो वो बोलती है कि घृष्णेश्वर की कृपा से भोसलों के पास पुत्रों की कमी नहीं है, नहीं है तो बस पुत्री। तो अब जीजा हमारी बहू नहीं, हमारी पुत्री है। अब हम तो उसे सिंदखेड़ वापस नहीं भेज रहे। अब जीजा हमेशा हमारे साथ यही वेरुल पे ही रहेगी। और जीजाबाई अपने 8 साल की उम्र में ही अपने ससुराल में भोसले परिवार में दाखिल हो जाती है। बराबर। और ये जो ट्रेंड वहां से शुरू हुआ वो आई थिंक हर एक भोसले स्नुषा ने फेस किया कि जब भी किसी भी उम्र में जो कन्या भोसले कुल में ब्याही जाती है वो शादी के दिन से ही अपने ससुराल में ही रहने के लिए आ जाती है। इसमें एक बात बोलना जरूरी है कि घर में जब 4 भाई थे और वो भी बड़े भाई थे, तो वो जब तलवार घुड़सवारी करते थे तो ये जो छोटी जीजा है वो भी बहुत क्रेजी है, और वो बोलती है कि नहीं ये सब मुझे भी सीखना है। तो लखुजी राव उनके लिए स्पेशल पंतोजी अपॉइंट करते हैं जो उसे पढ़ना लिखना सिखाते हैं, जो नेसेसिटी है उस कालखंड की, कि अगर घर के पुरुष बाहर रहते हैं तो जो घर का और पूरे राज्य का, क्योंकि वो देशमुख परिवार से है, वतनदार है, जहागीर है, तो अपने अपने एरिया का जिम्मा उनके घर पर रहने वाली स्त्रियों के ऊपर आ जाता है। तो उन्हें बेसिक पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए। तो उसके लिए वो स्पेशल पंतोजी अपॉइंट करते हैं, साथ ही साथ वो उसे वॉर ट्रेनिंग भी देते हैं।
और उसके लिए भी वो एक स्पेशल पर्सन अपॉइंट करता है। और जीजाबाई ये दुधारी तलवार चलाने में बहुत एक्सपर्ट थी। ऐसी तलवार जैसे दोनों साइड से बहुत ज्यादा तीखी धार है, और ये तलवार ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि जो हमारी नॉर्मल स्वॉर्ड तलवार रहती है उसके बस बाहरी बाजू में धार रहती है कि जो शत्रु पर टूट पड़ सके। ये आपको भी लग हाँ, सकती ये है। आपको भी लग सकती है। अगर आप जरा भी आपसे कुछ भी गफलत हो गई राइट, तो वो वार आपके ऊपर भी आ सकता है। वाओ। तो जिजाबाई के पंतोजी ऐसा लिखते हैं कि जिजाची तलवार अशी चालते। जीजा के पंतोजी का मतलब क्या है? पंतोजी मीन्स उसके टीचर। हम्म, तो उनका नाम तो नहीं है हमारे पास, बस ऐसा रिकॉर्ड में मिलता है ठीक कि एक स्पेशल पंतोजी उनके लिए अपॉइंट किया था। जस्ट फॉर टीचिंग हर, हाँ, जस्ट फॉर टीचिंग हर ओनली। स्वॉर्ड हाँ, फाइटिंग। स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग एंड ऑल द अदर वॉरशिप के लिए जो जो भी कुछ पढ़ना करना पड़ता है वो सब कुछ। मैं उसमें भाला फेंक भी आ गया, सब कुछ। तो वो लिखते हैं कि जिजाची तलवार अशी तळपते की जणू आकाशाची वीज हाती धरली। मीन्स बिजली की तरह जिजाबाई के हाथों में तलवार क्या बोलते हैं कि वो लगती है। सुशोभित होती है। बिजली जैसे झटके में चमक कर जाती है। जिजाबाई की तलवार उसी स्पीड से दुश्मन को काट गिराती है। तो ये उसके पंतोजी, उसके टीचर उसके बारे में लिखते हैं। और ये कहाँ है इसका रेफरेंस? जाधवराव की बखर। तर मराठी बखर हमने हाँ, एक्चुअली डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये जो हाँ, स्पेसिफिक वर्ड है राइट। ये काफी बार यूज होगा। हाँ, बखर, ये आप प्लीज हाँ, बताइए हाँ। बखर के बारे में। तो बखर तो जैसे इन्होंने अभी कहा कि हम्म। जादवराव की बखर, मतलब जो हम्म, जादवराव जी थे उनकी बखर है। हम्म, तो ये हम्म। बखर क्या है? तो पहले तो ना ये एक फारसी वर्ड है खबर, जो आज भी हम यूज करते हैं। खबर मीन्स न्यूज। बराबर। तो ये वर्ड लिखते वक्त कुछ तो उल्टा पुल्टा हो गया और खबर हो गया बखर। चाइनीज विस्पर्स हो गए इसके। हाँ, हाँ। तो खबर हो गया बखर। सो हम उसमें बस जानने वाली बात यही है कि उस घराने का अगर किसी व्यक्ति की बखर है, किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमें कुछ ज्यादा इनपुट्स चाहिए, उसके बारे में आज की भाषा में हम बोले न्यूज चाहिए, तो हम बखर ले लेते हैं। तो बखर मीन्स उस टाइम का, उस जमाने का न्यूज लेटर, जो उस स्पेसिफिक टाइम स्पैन, स्पेसिफिक फैमिली या स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सके। क्योंकि वो डायरेक्टली उन्हीं से आ रहा है। और correct। उसको मतलब जो आपने बताया वो मेरे ख्याल से दैट वो बेस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन कि वो न्यूज लेटर है तभी का। न्यूज लेटर है। हाँ, सो ये है जाधव तो रावांची जादव रावांची बखर। बखर में ये स्पेसिफिक ये मेंशन है कि उसके हाथ में तलवार इतनी अशी अच्छी तळपते लगती। की आकाशीची वीज हाती धरली। हाँ, जैसे कि लाइटनिंग हाँ, पकड़ के रखी है correct, हाथों में, हाँ, जो मतलब या स्टार वॉर्स में है हाँ, एक्चुअली। Actually। बताइए, हाँ, आगे बताइए। हाँ। हेलो, एक छोटी सी अनाउंसमेंट। मेरी नई सस्पेंस थ्रिलर किताब मंकी हिल अब Amazon, फ्लिपकार्ट और pothi.com पर अवेलेबल है। अगर आप ऑथर साइंड कॉपीज़ खरीदना चाहते हो तो मुझे 7208167994 पे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू। तो यहाँ से आई थिंक उनका जो एक प्रवास शुरू होता है एज अ प्रशासिका, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, वो यही से शुरू होता है, अपने मैके से ही। उसके बाद तो वो आ गई अपने ससुराल में 8 साल की उम्र में। तो वहां तो वो देख रही है कि उमाबाई है, उनकी सासू माँ है, और जो अपने देशमुखी का कारभार खुद संभाल रही है। तो उनके साथ साथ जीजा भी वहां पर बैठ रही है। वो देख रही है कि सासू माँ किस तरह, एक छोटा सा इंसिडेंट में बताना चाहूंगी कि एक कहीं से किसी मंदिर का अकाउंट आया हुआ है उनके पास, और दिवा बत्तीची सोय मीन्स वो जो मंदिर का रोजमर्रे का खर्चा रहता है, उसमें से कोई एक डाउट उमाबाई निकाल रही है और बोल रही है कि आम्ही चंदनाचे दीप लावण्यास सांगितले होते। मीन्स जो हमारा सैंडलवुड ऑयल रहता है उसके लाइट्स हमने जलाने के लिए बोले थे मंदिर में, तो इस खर्चे में वो है क्यों नहीं। और वो आकर बोलते हैं, उनके जो मुनीम जी वगैरह है वो बोलते हैं कि नहीं, वो जो चंदन का तेल है वो बहुत महंगा हो गया है, इसलिए वहाँ के जो पुजारी है उन्होंने लोकल मार्केट से जो ऑयल अवेलेबल हुआ वो लाया और उसमें से ये खर्चा कर दिया। वो बोलती है कि नहीं, जो हमने बताया है
वही होना चाहिए, वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। पैसे भोसले दे रहे हैं तो चंदन के दीप यानी चंदन के ही दीप मंदिर में जलने चाहिए। तो जीजाबाई ये समझ लेती है कि ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। बस Right. ब्लैंडली आपने देख लिया और साइन कर ली और पैसे दे दिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है तो जीजाबाई वहां पर भी उनका काफी अच्छा ध्यान है। और उसके बाद वो बहुत सारे जगह पर शहाजी राजा के साथ जहां जहां उनकी पोस्टिंग हो रही है वो उनके साथ है। तो कभी किले पेनगिरी पर है, कभी शिवनेरी पर है, कभी पुणे में है। और जहां जहां वो जा रही है वो शाहजी महाराज के प्रमुख ए रक्त खाना इस पोस्ट के साथ जा रही है। तो रक्त खाना मीन्स एडवाइजरी पैनल। और जीजाबाई कौन है, तो वो प्रमुख है, हेड, चीफ ऑफ एडवाइजरी पैनल। जो Wow. शाहजी महाराज की खुद की एक एडवाइजरी पैनल है उसकी चीफ है महारानी जीजाबाई। सो यही से उन्होंने अभी तक साम्राज्य तो बना नहीं है लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन तो यही से शुरू हो जाता है। Absolutely. Absolutely. हम्म। और बताइए, हम तो सुन रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ बोलने जैसे मैंने कुछ रखा है मेरे पास है ही नहीं है ऑनेस्टली। ओके। तो आप तो सुनाइए जब, इनकी स्टोरीज। शाहजी महाराज निजाम शाही अपने हाथों में लिए उसका कारभार संभाल रहे थे और वो बोल रहे थे कि ये कहने के लिए तो निजाम शाही है, असल में ये शाहशाही है। क्योंकि जो निजाम है वो तो बहुत छोटा बच्चा है, मैं उसे गोद में लेकर उस तख्त पर बैठता हूँ और जो डिसीजंस है, डिसीजन मेकर जिसे बोलते हैं, वो मैं हूँ। हाँ, हालांकि मेरे पास जो पोस्ट है अभी वो है वजीर, मैं निजाम का वजीर हूँ, लेकिन एक्चुअल डिसीजन मेकर तो मैं ही हूँ। उस वक्त भी जीजाबाई बहुत सारे अच्छे अच्छे डिसीजंस लेती है और जो उनकी सपनों में जो स्वराज है उसके लिए ही वो सारे डिसीजंस लेती है। फॉर एग्जाम्पल, उनका एक डिसीजन है और वो बोलती है कि अकाल पड़ा है और लगभग 4 साल का अकाल है, दुष्काल पड़ा है, और वो बोलती है कि ठीक है, हम अभी टैक्स तो नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, कि ये फैक्ट है। तब उनके पास एक उनके जो हवालदार वगैरह रहते हैं वो एक किसी आदमी को पकड़ कर लाते हैं और वो बोलते हैं कि रानी साहब ये चोरी कर रहा था, हमने पकड़ लिया, तो न्यायासन आपकी अखत्यारी में है, आप न्याय कीजिए। तो हाउस साहब देखती है, बोलती है कि किसकी चोरी कर रहे थे ये? वो बोलते हैं कि कुछ अनाज की चोरी कर रहे थे। तो वो सुनते ही वो बोलती है कि ठीक है, इन्हें रिहा कर दो, बाइज्जत रिहा कर दो। और या असल में इनका गुनाह नहीं है, यह हमारा राज्यकर्ताओं का दोष है कि हम अपनी प्रजा को अनाज भी नहीं दे सके। अदरवाइज कौन उठेगा और अनाज की चोरी करेगा? चोरी करेगा तो सोने चांदी की चोरी करेगा, अनाज की चोरी कौन करता है? राइट। तो ये हमारा दोष है, दोष हमारा और सजा हम इसे दे, ये तो कोई दुरुस्त बात नहीं हुई। और वो उसके साथ साथ एक जाहिरनामा उसे बोलते हैं, मीन्स एक ऑर्डर निकालती है और बोलती है कि जहां जहां राज्य में कोठी खाने हैं, मीन्स जहां जहां हमने ये अनाज स्टोर कर दिया है, सब खोलो और सब बांट दो, क्योंकि अब अकाल ही पड़ा है तो हम कर भी क्या सकते हैं। और हम स्टोर इसीलिए करते हैं कि जब कोई ऐसी नौबत आ जाए राज के ऊपर तो ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो सारे डिसीजंस है वो खुद अपने आप लेती है। इसमें शाहजी महाराज को उन्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऐसा नहीं बोलती कि रुक जाओ, इन्हें क्या सजा देनी है, मैं महाराज से पूछती हूँ और बताती हूँ। वो खुद ही ये डिसीजन ले लेती है, बोलती है कि नहीं, ये मेरे अखत्यारी में है, मीन्स ये डिपार्टमेंट ही मुझे दिया हुआ है तो उसमें अथॉरिटी मैं ही हूँ। और शाहजी महाराज भी ये बोलते हैं, उनका एक हुक्मनामा है और वो 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में है, जहां उनकी राय जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करती है, कि एक तो है प्राकृत मीन्स मराठी, दूसरा है जो कानड़ी में है और तीसरा है वो फारसी में है। और उन्होंने इस हुक्मनामे में लिखा है कि महारानी का हुक्म सराखों पर, कोठी खाने खोल दो और जैसे महारानी बोल रही है उसी तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त वो बोलती है कि कुछ निकष है, कैसे तुम्हें अनाज बांटना है, तो जाओ जाकर देखो किस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने सदस्य है,
उनकी उम्र क्या है और उन्हें खाने की जरूरत कितनी है, कि अगर किसी घर में छोटे बच्चे ज्यादा है तो उन्हें अनाज ज्यादा दो, क्योंकि ये फ्यूचर है हमारे समाज का। अगर ये बच्चे सशक्त नहीं रहेंगे तो हम कल किसके सहारे रहेंगे? तो जहां बच्चे ज्यादा है उन्हें अनाज ज्यादा मिलना चाहिए। जहां यूथ ज्यादा है वहां थोड़ा कम अनाज भी चलेगा, क्योंकि वो सरवाइव कर लेंगे। जहां बूढ़े हैं वहां अनाज अगेन थोड़ा ज्यादा दे दो। वो बोलती है कि उनका एक्सपीरियंस है जो हमें हमारे काम में लाना है। तो ये जो उनका तरीका है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ऐसे नहीं बोलती कि जाओ जाकर एक एक पैकेट उठा लो और सब घरों में बांट दो। उसके लिए भी उन्होंने कुछ एक सिस्टम डेवलप की है। और महाराज शहाजी राजे बोलते हैं कि जैसे महारानी ने बताया है डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह से होना चाहिए। उसके बाद जब निजाम शाही तो बर्खास्त हो गई, मुगल शाही और आदिल शाही इकट्ठे आकर उन्होंने शाहजी महाराज को घेर लिया, तो अकेले के बलबूते वो जीत भी नहीं पा रहे थे। Right. या ऐसा कहे कि बदकिस्मत थी महाराष्ट्र की कि महाराज शहाजी राजे हमारे पहले छत्रपति नहीं हो पाए। तो बदकिस्मती से उन्हें महाराष्ट्र भूमि छोड़कर कर्नाटक बेंगलुरु जाना पड़ा। जीजाबाई वहां भी उनके साथ गई, लेकिन यहाँ से जाते वक्त वो एक व्रत लेकर अपने साथ चलती है। वो बोलती है कि नहीं, मेरी जो मातृभूमि है वो स्वतंत्र ही होनी चाहिए और इसके लिए मैं हर मुमकिन प्रयास करने के लिए तैयार हूं। एक शमशान हो गया। जो वहां की ग्राउंड रियलिटी है ना, वह ऐसी है कि पूना सब पूना जला दिया गया है। यहाँ कुछ भी नहीं रहा, ना कोई घर है, ना घरों में लोग रहते हैं, कुछ भी नहीं है। और ऐसी भूमि में वो अपने 6-7 बरस की उम्र का बच्चा लेकर अकेली ही आ जाती है। भले ही उनके साथ कोई एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले लाइक पेशवा है, मुजुमदार है। मुजुमदार मीन्स जो अकाउंट्स देखते हैं, वो अपने अपने पोस्ट पर है। लेकिन वो जो एक मराठीत त्याला असं म्हणतात दवंडी पिटणे, मीन्स जो एक ऐसी ऑर्डर होती है जो एक्चुअली ढोल ताशा बजाकर लोग गांव गांव में जाकर बोलते हैं, उसे मराठी में बोलते हैं दवंडी पिटणे। तर ये जो दवंडी हम बोलते हैं वो ऐसी थी कि यहाँ आ जाओ, अपने घर बसाओ। अब तुळजापुर की भवानी माँ जिजाबाई के रूप में पुणे की जहागीर संभालने वाली है। पोट मोकासा हुआ है श्रीमान राजे शिवाजी राजे बिन शहाजी राजे भोसले के नाम से। और ये पुणे का लाल महल आपकी फिरियादों के लिए 24 घंटे खुला है। माँ जिजाऊ आपकी फिरियाद सुनने के लिए यहाँ मौजूद है। तो ये जो था उससे एक विश्वास निर्माण हुआ कि चलो अब कोई तो है, और कोई तो नहीं, माँ है। वो माँ है कि हर दुख में, संकट में, पीड़ा में, किसी भी लैंग्वेज के आप हो, जब हम गिरते हैं तो मुंह से आह माँ, आई ग, यही वर्ड्स आते हैं। तो लोगों को एक विश्वास हुआ कि हाँ अपनी माँ आई है, तो फिर से आकर वो पुणे में बसने लगे। तभी जीजाबाई बोलती है कि पहले 5 साल हम टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे, आप फूलो फलो। अगर आप ही नहीं फूलो फलोगे तो ये राज्य कैसे समृद्ध होगा? राज्य की समृद्धि यानी राज्य में रहने वाले प्रजा की समृद्धि। वो बोलती है कि हम कोई आक्रांता नहीं है कि बाहर से आए और आपको लूट लिया और चले गए। हम जाए तो जाए कहाँ? हम तो यहीं पर रहने वाले हैं। हम साथ मिलकर ये स्वराज बनाएंगे। तो जब तक आप समृद्ध नहीं होंगे यह राज्य नहीं समृद्ध हो पाएगा। तो पहले 5 साल हम टैक्स ही नहीं कलेक्ट करेंगे। उसके बाद भी वो एक सिस्टम डेवलप करती है। वो बोलती है कि जिसे अनाज में टैक्स देना है ही इज फ्री। अगर ऐसा मान लो कि मेरे खेत में एक 50 गोनिया जवार निकला है, तो मैं अगर चाहूं तो मैं उसमें से 20 गोनिया ऐसी ही उठाकर राजमहल में जाकर टैक्स के रूप में अदा कर सकता हूँ। हाँ? ऐसा नहीं है कि ये जाओ बिको और इसकी कैश ही कर कर मुझे ला कर दो। वो बोलती है कि मेरे पास इतने नौकर चाकर है, किले है, वहां पर रसद भी तो चाहिए।
तो क्या फर्क पड़ता है, अगर अनाज ही मेरे पास टैक्स के रूप में आता है तो भी चलेगा। अगर हम कृषि मीन्स फार्मर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए वो ज्यादा इजी था कि पहले तो वो अनाज पैदा करे, उसकी मशागत करे, सब कुछ करे, उसके बाद वो उसका मार्केटिंग भी करे, जाए बीके, उसके वो अलग बाद स्किल है। हाँ उसके बाद वो उसका कैश करे और वो कैश लेकर आकर टैक्स में भरे, तो ये ज्यादा अच्छा था। उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला कि जो नमक है, आज भी सॉल्ट लेने के लिए जो पैसे दिए जाते थे उससे सैलरी कहा जाता है। तो ये एक Yeah. पूरा अलग हिस्ट्री है, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन वो बट आप बोलती 2 है लाइन में बता दो ये हिस्ट्री। ओके बिकॉज़ वो जो आई नो द हिस्ट्री, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स इंटरेस्टिंग। Yes. तो पहले के दौर में क्या होता था ना कि जो सी शोर थे, हमारे जो समुद्र किनारे थे, वहीं पर बस नमक ये चीज बनती है। आज भी देखो तुम पुणे में या नागपुर में, अगर तुम चाहो भी तब भी तुम नमक नहीं बना सकते। सो नमक तो वहीं से आने वाला है। तो एक नमक ही ऐसी चीज थी पूरे बाजार में जो बार्टर सिस्टम में आपको नहीं मिलती थी, कि चलो मैं आपको बाजरी दे देती हूँ, उसके बदले में आप मुझे ये एक रेशम का बंडल है वो दे दो, वो भी चलता था। लेकिन जो नमक होता था उसका ट्रेडिंग, उसका व्यापार हमेशा कैश में ही करना पड़ता था। तो नमक खरीदने के लिए पैसे, हम हमेशा सुनते हैं ना कि नमक कमाने इतना भी नहीं कमाता, तो वो यही से आता है। तो उन्होंने पहले तो क्या किया, ये जो बाहर के लोग आ रहे थे, जो फॉरेनर्स थे, वो आते वक्त पूरा समुद्र की ओर से होते आए थे, तो वो जहां जहां हॉल्ट करते वहां वहां से वो नमक कलेक्ट करते और वो बस कलेक्ट करते और यहाँ पर आकर उस मार्केट में वो सेल करते। अब होता क्या था कि जो लोकल लोग थे हमारे, उनके हिसाब से इनका सॉल्ट, उनका नमक जो था वो बिल्कुल सस्ते में मिलता था। तो जीजाबाई ने पहले तो इन लोगों पर टैक्स जारी किया। वो बोली कि आप बाहर से आए हुए हो, तो अगर आज की हिसाब से हम बोले कि अगर कोई यहाँ का आदमी नमक बेच रहा है और उसका नमक 10 रुपए किलो है, तो इनके ऊपर इतने टैक्स डाल दिए कि इनका नमक 15 रुपीज पर केजी हो गया। तो इससे हुआ क्या, हमारी जो इकोनॉमी सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रांग हो गई, क्योंकि जो यहाँ का पैसा था यही रहा। वो जो साइकिल थी वो यहीं पर फिरती रही और उससे हुआ क्या कि लोग धीरे 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 समृद्ध होने लगे। समृद्ध यही वर्ड में यूज करूंगी, रिच में वो फ्लेवर नहीं आता, ये समृद्ध, हाँ सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो पहले तो ये नमक वाला पॉइंट था। ये दूसरा, अनाज में उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक सिस्टम जारी की। हमने अभी देखा कि पुणे तो बिल्कुल शमशान बन गया था और वो कई सालों से वैसा ही था। तो बाघ थे, ऐसे कई हिंस्र जानवर आजू बाजू थे। तो उन्होंने कहा कि आप इस हिंस्र पशु को मारो और उसकी शेपुट, टेल जो है, हाँ तो वो पूछ वो आकर हमें दिखाओ, दरबार में दिखाओ और रोक इनाम ले जाओ। कैश में आपको उसकी बख्शीश मिलेगी और उसी दिन मिलेगी। जब आप वो पूछ लेकर आओगे उसी दिन आपको रोक पारितोषिक से सम्मानित किया जाएगा। उससे हुआ क्या कि लोगों में एक जो डर का माहौल था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। जो आसपास के नवयुवक थे जिनके पास कोई मोटिवेशन नहीं था, बस ऐसे ही जी रहे थे, अब उनके पास एक मोटिवेशन आया। धीरे धीरे वॉरशिप क्वालिटीज डेवलप होने लगी। अब उन्होंने बोला कि अगर आप हिंस्र पशुओं को मार सकते हो तो स्वराज मतलब वायलेंट पशु, वाइल्ड एनिमल्स, अगर म्हणजे बाघ, सिंह जैसे, तो अगर आप उनको मार सकते हो तो आदमी क्या चीज है, तो दुश्मन को भी मार सकते, दुश्मन को भी काट गिरा सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अरेंज करूंगी। तो वो आज हम जैसे बोलते हैं ना स्किल डेवलपमेंट, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो पहले तो स्किल हट करना और उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देना। तो स्वराज की पहली फौज तो ऐसे ही बनी है कि और ये सब कब कि शिवाजी महाराज की उम्र तो 10 साल से भी कम है।
फिर भी जब वो रायरेश्वर में जाते हैं, हमने ऐसा बहुत सुना हुआ था है कि रायरेश्वर के मंदिर में गए जहां पर उन्होंने स्वराज्य स्थापना की शपथ ली। शपथ लेते वक्त भी उनके साथ बहुत सारे दोस्त थे। वो कहाँ से आए? यहाँ से आए। तो ये जो विजनरी मेंटोरशिप है वो पहले तो जीजाबाई ने प्रोवाइड की थी। इनकी जो लीगेसी है ना वो इतनी हद तक आगे जाती है कि उनकी जो बहू है, उनको तो 8 बहुएं हैं, फिर भी किसी भी क्या हम बोले ना, किसी भी बहू का ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसका एक कारण तो ये भी हो सकता है कि खुद आऊ साहब ही उस वक्त पे है, तो शायद वो किसी पोस्ट पर नहीं काम कर सकती थी, क्योंकि या शायद उन्होंने किया नहीं। ये इसके लिए तो इतिहास मूक है, तो हम कुछ नहीं बात कर सकते। लेकिन उनकी जो पोते की बहू है येसुबाई, संभाजी महाराज की जो पत्नी है, उनको वो बड़ी चाव से सिखा रही थी। और वो बोल रही थी कि मराठी रेकॉर्ड्स मधलं वाक्य है की येसू आमच्या बरोबर बसा, न्यायदान बघा, भविष्यात उपयोगाला येईल। तो वो छोटी सी बच्ची है 5-6 साल की, और वो उसे बोल रही है, सिखा रही है कि हमारे साथ बैठो। ये जो न्याय देने के लिए जो हमने कोर्ट अभी चल रहा है, हाँ, जो प्रोसेस है वो अभी से देखो, भविष्य में जाकर ये आपको संभालना है। हम कब तक रहेंगे, तो ये भविष्य में आपको संभालना है। और येसुबाई ने लिटरली ये कुलमुखत्यारपणची जी लिगसी आहे ही 100% पुढे चालवली। कुलमुखत्यार मीन्स व्हाट, जी जो राजाज्ञा नहीं आप बीच में मराठी में चली गई। मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि इन्होंने यही लेगेसी उन्होंने भी वैसे ही चलाई। येसुबाई ने भी वही लीगेसी चलाई, और ये जो कुलमुखत्यार पद है वो बाखूबी निभाया। कुलमुखत्यार मीन्स व्हाट, कि जो राजाज्ञा निकलती है उसके ऊपर एक सिक्के कटियार का होना बहुत जरूरी होता है। आज हम ऐसे बोलते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है जिसे बोलते हैं आज्ञा पत्र, और वो रामचंद्र पंत अमात्य जी ने लिखा हुआ है, और उसमें उन्होंने सारी शिवाजी महाराज की आज्ञाएं कलेक्ट की है, और उसे बोलते हैं आज्ञा पत्र। मीन्स रिकॉर्ड ऑफ शिवाजी महाराज ऑर्डर्स, जो अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग दौर में दी गई हुई आज्ञा थी, वो उन्होंने बस कलेक्ट की है। लेकिन वो उसमें ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर बस यही आज्ञाएं ली गई है जिसपे सिक्के कटियार है। अब सिक्के कटियार होना इतना जरूरी है। अगर आज मैं आपसे बोलती हूँ कि चलो हम कुछ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो आप बोलेंगे कि चलो स्टैम्प पेपर लाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी एक पेपर ले लो, आप हम दोनों साइन करते हैं और एग्रीमेंट हो गया। लीगल वैलिडिटी नहीं, तो लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो स्टैम्प पेपर हमें आज भी ऐसे ही हमारे घर में प्रिंट आउट नहीं ले सकते ना, कि एक स्टैम्प पेपर का एक फॉर्मेट रेडी है, गूगल पे जाओ, डाउनलोड करो और घर पे ही प्रिंटर पे ले लो प्रिंट आउट। ऐसा नहीं होता। उसी तरीके से सिक्के कटियार एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और वो सिक्के कटियार लिटरली एक छोटी सी कटियार रहती थी, एक छोटी सी तलवार, हाँ, छोटा सा वेपन है कटियार। और वो जो कटियार रहता था वो अपने अपने हिसाब से कोई सोने में, चांदी में बनवा लेते थे, और वो शाही में डुबोकर वो प्रिंट करते थे। जब तक ये सिक्के कटियार की प्रिंट नहीं आती, कोई भी ऑर्डर राजाज्ञा नहीं हो सकती थी। भले ही ऑर्डर शिवाजी महाराज ने दी है, जब तक माँ जिजाऊ उस पर सिक्के कटियार की मुहर नहीं लगाती, वो राजाज्ञा नहीं होती। जिजाबाई के मृत्यु के बाद बस 14 बरस की उनकी युवराजनी है, उनके युवराज की पत्नी है, संभाजी महाराज की पत्नी है येसुबाई, उनके पास वो सिक्के कटियार देते हैं। और येसुबाई वो बाखूबी निभाती है। वो अपने अखत्यारी में न्याय निवाड़ा जिसे हम बोलते हैं, मीन्स न्याय करना। आज की भाषा में जैसे कोर्ट्स रहते हैं, एक्चुअल ऐसे कोर्ट्स बिठाते थे, और वो न्यायदान करती है। एक न्यायदान उन्होंने ऐसा किया है येसुबाई साहब ने, कि किसी देशमुख की विधवा पत्नी थी, तो उस देशमुख की जो प्रॉपर्टी थी उस पर उसका हक था, और उसके जो सगे थे, उसके जो भाई बंद थे, वो उसे अपोज कर रहे थे। तो वो बाई आ गई रायगढ़ पर,
वो ऐसा बोलती है कि जब तक महारानी है मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि शिके कट्यार महारानी साहब के पास है। वो आती है, येसुबाई दोनों बाजू सुन लेती है और वो बोलती है कि नहीं, न्याय तो यही है कि भले ही वो विधवा है पर है तो देशमुख की पत्नी, तो जो अधिकार देशमुख को थे वो अब इस बाई को है और मैं ये ऐसी राजाज्ञा देती हूँ। और उन्होंने लिटरली शिके कट्यार वहां पर अंकित की है और उन्होंने ऐसा फतवा जारी किया है कि स्वराज में वो सैनिक हो या किसी भी पोस्ट पर, अगर वो छत्रपति है तो छत्रपति, उसकी अर्धांगिनी को जो राइट्स उस पुरुष को थे वो सभी राइट्स अधिकार उसकी पत्नी को भी है। भले अगर वो सैनिक है तो सैनिक के जो अधिकार रहते हैं वो उसकी विधवा पत्नी को है, अगर छत्रपति है तो छत्रपति के जो अधिकार रहते हैं वो विधवा पत्नी महारानी को भी है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है येसुबाई साहब का। बाप रे। नहीं, ये तो अब 2 हो गए ना हमारे हाँ। पास। तो बट व्हाट आई फील इज दैट आपने जो बोला इसका मुझे इतना ये लगता है क्योंकि ये सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, राइट? तो इसका सारा डॉक्यूमेंटेशन है। कहाँ है इसका डॉक्यूमेंटेशन? शिवकालीन पत्र सार संग्रह मीन्स कलेक्शन ऑफ लेटर्स ड्यूरिंग शिवाजीज टाइम पीरियड। सेम विथ संभाजीकालीन पत्र सार संग्रह मीन्स लेटर्स ड्यूरिंग era of छत्रपति संभाजी। Same with शाहजीकालीन, same with शाहूकालीन। There is a separate दफ्तर जिसे हम शाहू दफ्तर ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो दफ्तर आप बात कर रहे हो वो हिंदी वाला दफ्तर नहीं है? हाँ, नहीं है, ना ही ये हिंदी वाला दफ्तर है, ना मराठी में हम जिसे दफ्तर बोलते हैं वो भी दफ्तर नहीं है। जिसे हम स्कूल बैग के तौर पे यूज करते हैं, ये वो दफ्तर है ही नहीं। दफ्तर मीन्स अ बैक ऑफिस, collection of letters, that is called as daftar. So शाहू दफ्तर means during शाहू era जो लेटर्स आए, यहाँ से बाहर गए, उन सबका एक कलेक्शन, that is शाहू दफ्तर। सेम विथ पेशवा दफ्तर। So दफ्तर is that. तो हमारे पास एक जो फाइनल जो रानी है उनके बारे में, उनका नाम है तारा रानी। उनका क्या उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। कैसी बात है ना कि पहले जो 2 स्त्रियों के बारे में हमने बात की, इनके कालखंड में उन्हें एक्चुअल वॉरफील्ड पर जाने के लिए ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ था। जब जैसे हमने शुरुआत की थी कि जिजाबाई तो वीर माता थी ही। जब शिवाजी महाराज थे तो जिजाबाई को तो कभी वॉरफील्ड में जाना ही नहीं पड़ा। हाँ, फिर भी ऐसे 2 इंसिडेंट्स है जहां जिजाबाई खुद जाकर उन्होंने लड़ाई की है, शत्रुओं को काट गिराया है, किले जीत लिए हैं। ये लीगेसी है भोसले कुल स्नुषाओं के पास। फिर भी वो ज्यादा उन्हें यूज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। येसुबाई जी के बारे में बात करें तो संभाजी महाराज खुद ही हमेशा वॉरफील्ड पर रहते थे, तो किसी का तो राजधानी पर रहना जरूरी था। तो येसुबाई हमेशा बैकफील्ड संभालती रही और फ्रंट फील्ड जिसे हम वॉरफील्ड कहते हैं वो शंभूजी देखते आए। पर जब शंभू महाराज की मृत्यु हुई, जिस तरह से उन्हें औरंगजेब ने मार दिया, उसके बाद लगभग 7 महीनों के लिए रायगढ़ का सीज जिसे हम वेढ़ा बोलते हैं वो येसुबाई खुद लड़ रही थी। और उसमें उन्होंने आज जिसे हम रोपवे वगैरह बोलते हैं ना, तो ये बेसिक कंसेप्ट है येसुबाई की। तो उन्होंने क्या किया कि एक रोप नीचे डाला और आज हम देखते हैं ना कि वो आसाम में वो चाय की पत्तियां खुड़ते हैं, तो वो जो एक क्या बोलते हैं ना, बास्केट जैसा कुछ रहता है। अच्छा, हाँ, उससे ऐसी कोई बास्केट उन्होंने तैयार की जिसमें राजाराम महाराज को बिठाया, जिसे मराठी में पालना ऐसे कहते हैं। तो उस पालने में बिठाकर उन्होंने उन्हें नीचे भेज दिया और उसके बाद उन्हें तो वहां से बहुत ही संभाल कर जिंजी तक भेज दिया। जब तक वो जिंजी नहीं पहुंचते, वो यहाँ रायगढ़ वो जो सीज चल रहा था वो लड़ रही थी। और जब उन्हें पता चला कि वो सलामत है, अब सुखरूप है, तो उन्होंने सरेंडर कर लिया। और अब वो बोलती है कि इस तरह से मैंने शिवाजी महाराज के जो दोनों ही वारस है, दोनों को जिंदा रखा।
एक है मेरा बेटा शिवाजी, द्वितीय शिवाजी, जिसे हम थोरले शाहू के नाम से जानते हैं, और दूसरा है मेरा देवर, जो प्रत्यक्ष शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे हैं। तो अगर क्या होता कि सब लोग हम यहाँ रायगढ़ पे ही रहते, तो अब ये क्या हुआ ना कि ये शिवाजी छोटा है, तो औरंगजेब है, वो इसे मारेगा तो नहीं, लेकिन राजाराम को वो छोड़ेगा नहीं। तो राजाराम को तो मैंने भेज दिया, और शिवाजी के साथ मैं खुद जा रही हूँ। तो जब तक मैं हूँ, मैं उसके क्या बोलते हैं ना कि उसका बाल तक बाका नहीं होने दूंगी। राइट। तो इट्स अ वॉरियरशिप। पर ताराबाई की जो बात है वो बिल्कुल अलग है। उसके टाइम स्पैन में राजाराम महाराज की भी मौत हो चुकी है, और औरंगजेब की ऐसी ताराबाई का सोच है। रिलेशन क्या है? ओके, ताराबाई ये तो राजाराम महाराज की द्वितीय पत्नी है, और वो स्वराज के जो सरसेनापति थे हम्बीर राव मोहिते, उनकी वो कन्या है। और शिवाजी महाराज की इस रिश्ते से तो वो बहू लगती है, छोटे बेटे की बहू। तो उनके कालखंड में राजाराम महाराज की तो मृत्यु हो चुकी है। अब उनके पास दो ऑप्शंस थे कि एक तो वो सती हो जाए, नहीं तो किसी विधवा की तरह अपना जीवन व्यतीत करे। तो वो कहती है कि मैं एक सरसेनापति की पुत्री हूं, मेरा पहला विवाह तो तलवार के साथ हुआ है, तो तलवार यही मेरा जीवित कार्य है, और जब तक मैं जिंदा हूं स्वराज जिंदा है। औरंगजेब ऐसा बोल रहा है कि अब खत्म, अब स्वराज वगैरह कुछ नहीं, संभाजी को मैंने मार दिया, राजाराम अपने आप मर गया, अब भोसले परिवार में कोई भी पुरुष बचा नहीं है, जो एकमेव पुरुष है वो तो मेरे ही गिरफ्त में है, द्वितीय शिवाजी, अब है कौन? और उसे काट गिराती है 7 साल लड़ने वाली तारा रानी। और मराठी में एक कवि है जो उसके समकालीन कवि है, वो ऐसा लिखते हैं कि राम राणी भद्रकाली ऐसी कोपली मुघल हो सांभाळा। तो ये जो राम रानी वर्ड है वो राम राजा की रानी इस तौर से आया हुआ है। भद्रकाली वो काली का रूप है, मुगल हो मुगलो अब समझ जाओ, अब तुम्हारी बारी। और 7 साल वो औरंगजेब की ऐसी की तैसी कर देती है कि खुद औरंगजेब, उसकी एक डायरी है जिसका नाम है सफर ए आखिरत, मीन्स जर्नी टू द लास्ट ब्रेथ, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उसमें वो लिखता है कि मुझे पता नहीं चलता कि ये जो मरहट्टाओं की स्त्रियां हैं वो किस मिट्टी से बनी है। वो बोलता है कि एक तो मेरे ही गिरफ्त में है येसुबाई, वो ऐसी है कि मेरे ही गिरफ्त में रहते हुए वो मुझसे 1 रुपया नहीं लेती, अपना खर्चा खुद चला लेती है। और दूसरी एक है तारा रानी जो मुझे यहाँ जिंदा भी नहीं रहना देती। तो ये जो दोनों बहू है शिवाजी की, अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब अल्लाह ऐसी कुछ करामत करे कि ये दोनों ही चल बसे, नहीं तो मैं तो अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। अब मुझ में इतनी ताकत ही नहीं कि मैं इन 2 भोसले कुल की ये जो स्त्रियाएं हैं इनके साथ लड़ सकता हूँ। एक बार वो येसुबाई को ऐसा बोलता है कि तुम्हारे जो ससुर थे सिवा दक्खनी, वो उससे निपटना अच्छा था, तुम्हारा जो पति है शंभू वो तो बड़ा खौफनाक निकला, मगर उससे भी ज्यादा डेंजरस तुम हो। ना तुम कुछ बोलती हो, ना तुम एक्चुअल मेरे साथ लड़ाई करती हो, तुम बस साइलेंट मोड पर रहकर जो मुझे हर दफा विरोध करती हो वो बहुत ज्यादा चुभता है। और दूसरी ओर एक ताराबाई है जो जहां समय मिले मेरी फौज को ऐसी काट गिराती है कि जैसा कोई हाथी आए और अपने सूंड में घास लेकर जाता है ना, उस तरह वो आती है और मेरी सेना काट गिरा कर चली जाती है। तो ताराबाई This is का all in records हाँ, of that is written. मुगल Wow, रिकॉर्ड्स, मुगल मुगल records. रिकॉर्ड्स। और इसमें से कुछ वर्ड्स है वो सफर ए आखिरत औरंगजेब के खुद डायरी के में हस्ताक्षर में है। हाँ, तो ये तारा रानी का कंट्रीब्यूशन है। 7 साल तक उसने औरंगजेब का लिटरली जीना हराम कर दिया था। तो जिस दिन औरंगजेब की मौत हुई, औरंगजेब की जो सबसे लाडली पुत्री थी, बेटी थी, वो ऐसा लिखती है कि जाते दम तक
औरंगजेब को अगर किसी का खौफ था तो वो थी तारा रानी। बाप रे। वो बोलता था कि नहीं नहीं, आंखों को नींद नहीं लगनी चाहिए, पता नहीं वो औरत कहाँ से भी आ सकती है, मेरी नींद भी उसने हराम कर दी है। तो वो सरसेनापति की पुत्री तो थी ही, राजाराम महाराज की पत्नी भी थी, फिर भी उनका जो खुद का एक व्यक्तित्व था वो भी उतना ही काबिले तारीफ है। मीन्स बस आप सरसेनापति की पुत्री हो इसलिए आप वॉरियर नहीं हो सकते। सही बात है। हाँ, आपको ब्रेवरी मिल सकती है, मगर यूज कैसे करना है ये तो आपके ही ऊपर निर्भर रहता है। आप राजाराम महाराज की पत्नी है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं, आपको वो अथॉरिटी है, लेकिन जो विजडम चाहिए वो तो आपका खुद का होता है। सही बात है। जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 अलग-अलग कालखंड की स्त्रियाँ हैं, अलग-अलग कालखंड की क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगर रिश्ते में देखा जाए तो ये येसुबाई जो है जेठानी है, उनके बड़े देवर है संभाजी महाराज, बराबर। उनकी पत्नी है। लेकिन अगर हम एज गैप देखें तो राजाराम महाराज और संभाजी महाराज में 14 इयर्स का गैप है। राइट। सो उस हिसाब से देखें तो येसुबाई और तारा रानी में भी ऑलमोस्ट 14-15 इयर्स का गैप है। तो जब कॉरोनेशन हो रहा है 1674 को, तब जो येसुबाई है वो 14 इयर्स ओल्ड है, और जो ताराबाई है उनका जन्म ही 1675 में हुआ है। तो नेचुरली येसुबाई उनसे 15 साल बड़ी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अलग अलग कालखंड से है वो। होने वाली स्त्रियां हैं। फिर भी मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि जो स्वराज हम बोलते हैं वो इन 3 स्त्रियों के कारण जिंदा रहा। मुझे भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज हम उन्हें बोलते हैं कि संस्थापक, मीन्स जिन्होंने स्वराज्य फॉर्म किया, तो बेसिक कंसेप्ट थी महारानी राजमाता जिजाबाई आऊ साहब की। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो संभाला येसुबाई साहब ने एज अ कुल मुख्तियार। और जब एक ऐसा दौर आया कि ना कोई अभिषिक्त राजा है, ना राजधानी है, ना सिंहासन है, फिर भी मराठे लड़ रहे हैं, और वो किसकी लीडरशिप में लड़ रहे हैं? तो वो थी महारानी तारा रानी, वाओ। जिनके पास कोई भी पोस्ट नहीं था, एक्चुअल पोस्ट कुछ भी नहीं था, बस वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी, वो उस घराने की बहू थी। तो वो बोलती है कि मैं हूं, डरो मत, आगे बढ़ो। तो ये थी महारानी तीनों की तारा कहानियां। रानी। यस। एंड व्हाट आई फाउंड फैसिनेटिंग वाज दैट कैसे मतलब एक पार्ट से कैसे विमेन इंस्पायर ईच अदर, कैसे इन्होंने एक दूसरे को मतलब यू नो इंस्पायर किया गया, यू नो फैसिनेटिंग मैं ना ऐसा स्टोरीज। बोलना चाहूंगी कि हमारे यहाँ ना एक ज्योत से कई ज्योतियां प्रज्वलित होती है। सही बात है। तो ये पहली ज्योत शायद आऊ साहेब जी आऊ साहब थी। जी ने किया, उन्होंने लाखों ज्योतियां प्रज्वलित की। जो आज भी आज हम बस 2 ज्योतियों के बारे में बात कर सके। नहीं, हम लोग जरूर तारा रानी, हम लोग जरूर कभी हाँ। फिर से वी शुड मैंने अब पुनः आऊंगा, क्योंकि आप बहुत ही और बहुत पैशनेटली बात करती है, आप बहुत ही प्यारा और बहुत पैशनेटली बात करती है, मुझे बहुत मजा है, Thank you. यू नो। एंड इन 3 लेडीज का जो कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में तुमने बात की, और मैं जरूर आऊंगा और हम फिर से और बिल्कुल। डिटेल में ये पूरा इतिहास समझेंगे। Yes, You yes, know, yes, and it बिल्कुल। was so wonderful to talk with you. Thank you for Yes, coming on my thank show. you so Thank you so much. much. Yeah. Thank you.